रात के 2 बज रहे थे। नवी मुंबई स्थित सेबी के दफ्तर के अंदर एक के बाद एक 120 से ज़्यादा ट्रक घुसते हैं। हर ट्रक में ठुसे हुए थे कागजों से भरे 31,000 बक्से और इन कागजों में छिपा था देश की जनता से हुआ करीब 24,000 करोड़ का फ्रॉड। यह अंदाज था देश की दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय का। जब दुनिया उनसे हिसाब मांगती तो वो कागजों का अंबार लगा देते। जब कोर्ट उनको बुलाता तो वो माँ की बीमारी का बहाना बनाकर पार्टी में चले जाते और जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांगते तो उन्हें एक नई स्कीम में धकेल दिया जाता। मगर यही वो शख्स था जिसे करोड़ों भारतीय सहारा श्री कहते थे, जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था, जिन्हें गरीब से लेकर अमीर तक सब ने अपना पैसा सौंप दिया था। 1.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य, एक एयरलाइन, विदेशों में आलीशान होटल, IPL टीम, भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप और एक अनोखा सहारा सैल्यूट जिससे लाखों लोग अपने मुखिया को नमन करते थे। तो कैसे स्कूटर से नमकीन बेचने वाले एक साधारण से लड़के ने भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन एक एक करके सब कुछ ढह भी गया। ये कहानी है सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय की और उन करोड़ों लोगों की जिन्होंने अपने सपनों की पूंजी किसी और के हवाले कर दी। दस जून 1948 बिहार के अररिया जिले के एक बंगाली परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया सुब्रत। इसका अर्थ होता है नेक राह पर चलने वाला। लेकिन सुब्रत को लोग घर में प्यार से चंदन बुलाया करते थे। पिता सुधीर चंद्र रॉय उत्तर प्रदेश में एक शुगर मिल में टेक्नोलॉजिस्ट थे। परिवार मिडिल क्लास था। घर में न ज्यादा पैसा था न बड़ी हैसियत, सपने भी मिडिल क्लास ही थे। चंदन स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते। शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से हुई, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट ही उनका सबसे कमजोर विषय रहा। गोरखपुर के एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया, लेकिन पिता के गुजर जाते ही सिर पर घर की जिम्मेदारी आ गई। सुब्रत ने एक के बाद एक कई कोशिशें की। ट्रक पर बोरे लादे, सिंचाई विभाग में पत्थर सप्लाई किए, चांदी की प्योरिटी जांचने का काम किया, फिर इलेक्ट्रिक पंखे बनाकर बेचे, जिसका नाम रखा एयर सहारा, वही नाम जो बाद में उनकी एयरलाइन का भी नाम बना। जब इसमें से कुछ नहीं चला तो उन्होंने अपने भाई जॉय के नाम पर जया प्रोडक्ट्स नाम की एक नमकीन की कंपनी शुरू की, जिसे कुछ समय बाद ही बंद करना पड़ा। यहाँ एक बात आपने नोटिस की होगी, सुब्रत हर बार किसी आइडिया में, किसी ड्रीम में जीते थे। उनकी कुछ ऐसी फितरत थी कि वो हार नहीं मानते, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक रोज एक चिटफंड कंपनी में काम करते समय उन्हें आइडिया मिला जिससे उनका जीवन बदल गया। उन्होंने देखा कि रिक्शे वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार, किसानी करने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं है। बैंक उनके दरवाजे पर नहीं आता, पोस्ट ऑफिस ज्यादा रिटर्न नहीं देता, और म्यूचुअल फंड्स तो जैसे किसी दूसरी दुनिया की ही बात हो। इन लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, कोई जो उनके दरवाजे तक आए और कहे तुम्हारा पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा और साथ ही मुनाफा भी मिलेगा। इसी विजन के साथ 1978 में 2,000 रुपए खर्च कर सुब्रत रॉय ने गोरखपुर में सहारा इंडिया की नींव रखी। अब सहारा की असली कहानी समझने के लिए आपको पहले पियरलेस की कहानी समझना होगा, जिसके बनाए रास्ते पर चलकर सहारा बना। बात है साल 1932 की, जब पूरी दुनिया में महामंदी का दौर चल रहा था। उस दौरान आज के बांग्लादेश के हिस्से में स्थित नारायणगंज जिले में 33 साल का एक स्कूल टीचर गरीबों को फाइनेंशियल सर्विस देने का सपना देख रहा था। इसके लिए उसने 300 रुपए खर्च कर कंपनी बनाई। नाम रखा पियरलेस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो RNBC के तहत रजिस्टर्ड हुई, यानी रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बैंक नहीं होती, लेकिन लोगों से पैसा लेकर अलग अलग योजनाओं में इन्वेस्ट करती है। पियरलेस कंपनी लोगों से रोजाना कम से कम 1 रुपए का प्रीमियम जमा करवाती, उसे एक निश्चित समय के बाद हाई रिटर्न पर लोगों को वापस देती थी। 1 रुपए का डिपॉजिट करने की वजह से ही पियरलेस को 1 रुपया कंपनी कहा जाने लगा। इसमें सबसे खास बात यह थी कि यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी पैसा जमा करा सकता था। यही वजह रही कि कंपनी से करोड़ों लोग जुड़ गए। साल 1978 में जब सहारा बना तो उस वक्त पियरलेस के पास 4 लाख एजेंट्स और 1,70,00,000 कस्टमर्स हो चुके थे। पियरलेस अपने आप में एक जेनरिक टर्म बन गया था। लोग कहते पियरलेस कर रहे हैं, यानी सेविंग स्कीम में पैसे डाल रहे हैं। लेकिन पियरलेस का एक गहरा डार्क सीक्रेट भी था। उनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स था फॉरफीचर, यानी अगर आपने किसी महीने किस्त नहीं भरी तो आपका पूरा पैसा
जब्त हो सकता है, भले ही आपने 10 साल में 9 साल की किस्तें ईमानदारी से भरी हों। इसका जिक्र पीयरलेस के फॉरफीचर क्लॉज के रूल नंबर 2 में किया गया था। खुद पीयरलेस के वाइस चेयरमैन अजीत कुमार चैटर्जी ने अपनी किताब अ पीयरलेस एजुकेशन में लिखा था, फॉरफीचर इज लाइक ए कैंसर टू पीयरलेस। लेकिन साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि विदाउट फॉरफिटेड मनी द होल ऑर्गेनाइजेशन वुड कोलैप्स। आसान भाषा में कहें तो पीयरलेस के लिए पैसे जब्त करना एक कैंसर की तरह था, लेकिन इसी कैंसर की वजह से वो जिंदा भी था। समय आगे बढ़ा और एक रोज कंपनी पर आरबीआई की नजर पड़ी। 1979 में पीयरलेस को आरबीआई का नोटिस गया, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। यहीं से शुरू हुई ये लड़ाई 17 सालों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। पीयरलेस की तरफ से सिद्धार्थ शंकर रॉय जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता खड़े हुए, वहीं आरबीआई की तरफ से हरीश साल्वे थे, जो बाद में इंडिया के सॉलिसिटर जनरल बने। ये इतनी बड़ी लीगल बैटल थी कि आरबीआई के अधिकारियों को कोर्ट हियरिंग में स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती थी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था, पीयरलेस जैसी नॉन बैंकिंग कंपनियां अर्थव्यवस्था में एक जरूरी भूमिका निभाती है, क्योंकि वे उन लोगों तक पहुंचती हैं जहां बैंक नहीं पहुंच पाते। लेकिन डिपॉजिटर्स के पैसे की सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद पीयरलेस का बोर्ड बदला और साथ ही उसे अपना बिजनेस मॉडल भी बदलना पड़ा। इसी की वजह से पीयरलेस का एम्पायर धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन इस बीच 17 सालों में जब पीयरलेस और आरबीआई कोर्ट में भिड़ रहे थे, तब गोरखपुर में पीयरलेस जैसी एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। वो थी सहारा इंडिया की। पीयरलेस की इस कहानी से वापस आते हैं सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा पर। 1978 से 1990 के बीच 12 सालों में इस कंपनी ने तेजी से ग्रोथ किया। इसका फॉर्मूला बेहद सिंपल था, जब कस्टमर बैंक नहीं जा सकता तो बैंक कस्टमर के पास आए। सुब्रत रॉय ने एजेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया, लेकिन ये कोई साधारण नेटवर्क नहीं था। इन एजेंट्स को कहा जाता था सहारा परिवार के सदस्य। सहारा एजेंट्स के लिए ये सिर्फ एक वर्ड नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक बिलोंगिंग थी। एजेंट्स एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे, काली पैंट, सफेद कमीज और सहारा लोगो वाली काली टाई। वहीं महिला एजेंट्स काले और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती थी। इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन सिस्टम काम करता था, यानी जितने ज्यादा डिपॉजिटर्स लाओगे उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा। साथ ही अच्छा परफॉर्म करने पर एजेंट को स्पेशल एजेंट, फिर सब ऑर्गेनाइजर, इंस्पेक्टर बना दिया जाता। इससे हर लेवल के एजेंट्स की इनकम बढ़ती थी। इस सिस्टम में लोगों का भरोसा इसलिए भी बना क्योंकि सामने वाला कोई अजनबी नहीं था। रामलाल भाई जो पड़ोस में रहते थे, सावित्री दीदी थी जिनके बच्चे साथ खेलते थे, और जब पहली बार किसी का पैसा मैच्योर हुआ और वापस मिला तो बात जुबान से जुबान पर फैल गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि सहारा में पैसा लगाओ, वापस मिलते हैं, और यही बना सहारा का असली स्ट्रक्चर। इन सब के साथ सुब्रत रॉय ने एक और चीज बनाई, सहारा प्रणाम, एक स्पेशल जेस्चर जो आगे चलकर सहारा की शक्ति बन गया। इसमें हाथ सीने पर रखकर लोग एक दूसरे को झुककर नमन करते थे। उत्तर प्रदेश में चरण स्पर्श की पुरानी परंपरा है, तो कुछ कर्मचारियों ने बॉस के पैर छूना भी शुरू कर दिया। इसी परंपरा की वजह से सुब्रत रॉय को एक नाम मिला, सहारा श्री। सम्मान के तौर पर सुब्रत की तस्वीरें लोग ऑफिसेस में लगाने लगे, जैसे किसी मंदिर में भगवान की तस्वीरें होती है। कल्ट फॉलोइंग ऐसी बढ़ी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। सुब्रत रॉय का कद ऐसा था कि उनके संबंध मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन, नवाज शरीफ और बड़े कॉरपोरेट और फिल्मी जगत के लोगों तक फैले हुए थे। सुब्रत के जीवन पर किताब लिखने वाले ऑथर तमल बंदोपाध्याय बताते हैं कि लोग सुब्रत को अपना गार्जियन मानते थे। कंपनी से उनका कनेक्शन फैमिली रिलेशनशिप जैसा था, इसलिए इसका नाम पड़ा सहारा इंडिया परिवार। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद तो सहारा परिवार से करीब 3 करोड़ डिपॉजिटर्स और कुल 10 लाख से ज्यादा वर्कर्स जुड़े, जिन्होंने करीब 73,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए। बैंक्स को छोड़कर ये भारत के किसी भी प्राइवेट एंटिटी का सबसे बड़ा डिपॉजिट था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी ने एक क्लासिकल पॉन्जी ट्रिक का सहारा लिया। इसके तहत किसी भी इन्वेस्टर का प्लान मैच्योर होते ही उसे चेक देने की जगह ज्यादा रिटर्न के लालच में नई स्कीम में रीइन्वेस्ट करने को कहा जाता। इन्हीं नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को पैसा दिया जाता, और जब तक नए लोग बार बार जुड़ते रहे ये सिस्टम खूब चला। इन्हीं पैसों की बदौलत ही सुब्रत रॉय ने सन 2000 में करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च करके एयर सहारा लॉन्च किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर में ग्रॉसवेनर हाउस होटल खरीदा। फिर पुणे के पास सभी लग्जरी सुविधाओं वाली एम्बी वैली सिटी बनाई। जैसे जैसे सहारा के इन्वेस्टर्स बढ़े, वैसे वैसे सहारा का एक्सपेंशन होता गया। 2001 में सहारा इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर बन गया।
सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर्स की जर्सी पर सहारा लिखा हुआ दिखता। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का पैसा ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट करने के नाम पर फंसने लगा तो इन्वेस्टर्स कम होने लगे, जिससे एजेंट्स कम हुए और फिर घर घर जाने वाले एजेंट्स भी कम हो गए। इन्वेस्टर्स को सहारा के नजदीकी ऑफिस में पैसा जमा कराने के लिए कहा जाने लगा। मुंह से मुंह बात फैलने लगी। हालात ऐसे थे कि सबसे बड़ा एडवर्टाइजर होने की वजह से सहारा के खिलाफ कोई भी अखबार खबर छापने की हिमाकत नहीं करता था। कंपनी की इसी बढ़ती पावर को आरबीआई ने चैलेंज किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको पियरलेस कंपनी के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नॉन बैंकिंग कंपनियां अर्थव्यवस्था में एक जरूरी भूमिका निभाती है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचती है जहां बैंक नहीं पहुंच पाते। लेकिन डिपॉजिटर्स के पैसे की सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में नॉन बैंकिंग कंपनियों को रेगुलेट करने का अधिकार है। इसी वजह से साल 2003 में जब वाईवी रेड्डी आरबीआई के नए गवर्नर बने तो उन्होंने सबसे पहला काम ही पियरलेस और सहारा जैसी रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद करने का किया। उनका मानना था कि ये कंपनियां हद से ज्यादा बड़ी हो गई हैं और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए एक दिन रेड्डी ने डिप्टी गवर्नर वी लीलाधर को सहारा को बंद करने का मिशन दिया। तमल बंदोपाध्याय की कंट्रोवर्शियल किताब सहारा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक साल 2005 में आरबीआई बिल्डिंग के 13वें माले पर सुब्रत रॉय के साथ कई मीटिंग्स चली। आरबीआई बार बार सहारा को नॉर्म्स फॉलो करने, पैसा जमा करने वालों का आईडी प्रूफ रखने और बिजनेस मॉडल बदलने के लिए कहता रहा, लेकिन सुब्रत हर बार कहते समय दीजिए, हम सोच रहे हैं। समय बीतता गया, सहारा के डिपॉजिट्स भी बढ़ते रहे। अप्रैल 2007 में सुब्रत रॉय ने गवर्नर रेड्डी को एक चिट्ठी लिखते हुए पूछा, अगर आपकी एक अपॉइंटमेंट मिले तो मार्गदर्शन चाहता हूँ। इसके जवाब में रेड्डी ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया, कोई मीटिंग नहीं, केवल हमारे ऑफिसर्स से बात करो। इसके कुछ ही दिन बाद आरबीआई ने सहारा को नोटिस देते हुए कहा, आरएनबीसी बिजनेस 3 सालों में बंद करो। इसके जवाब में सहारा ने 35 पन्ने का लेटर लिखा, जिसमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन थे, लेकिन फिर भी डिपॉजिट्स बढ़ते रहे। मई 2008 में आरबीआई ने एक बार फिर सहारा को 28 वायलेशंस का एक शो कॉज नोटिस भेजा। सुब्रत रॉय ने तुरंत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी और कहा, मेरे लाखों वर्कर्स की नौकरी जाएगी, डिपॉजिटर्स परेशान होंगे, पब्लिक डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज इंटरवीन करें। लेकिन पीएम ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया। आरबीआई ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को तत्काल प्रभाव से कोई डिपॉजिट्स नहीं ले सकने का ऑर्डर पास कर दिया। उसी शाम सहारा ने लखनऊ में लगभग सारे वकीलों को पहले से ही हायर कर लिया था, ताकि आरबीआई के फैसले को चैलेंज करने पर हाईकोर्ट में आरबीआई को लीगल हेल्प ही ना मिले। लेकिन फिर भी आरबीआई ने एक वकील ढूंढ निकाला। सहारा ने 5 जून 2008 को हाईकोर्ट में 600 पन्ने की पिटीशन दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन आरबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया और निर्देश दिया कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सहारा को जवाब देने का मौका दो। सुब्रत रॉय ने इसे आरबीआई के खिलाफ अपनी जीत की तरह लिया, लेकिन आरबीआई ने एक नया रास्ता बनाया जिसको नाम दिया द सनसेट विंडो। इसके तहत सहारा को सिर्फ 2011 तक डिपॉजिट्स लेने की परमिशन थी और फिर 2015 सभी डिपॉजिटर्स को रीपे करने को कहा गया। सहारा ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तब जाकर आरबीआई और सहारा के बीच बैटल खत्म हुई। लेकिन तब तक सहारा पर एक और रेगुलेटर सेबी की नजर पड़ चुकी थी। आरबीआई से सेटलमेंट के बावजूद सुब्रत को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज के ओएफसीडी जारी की। ओएफसीडी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसे बेचकर कंपनी को इंस्टेंट पैसा मिलता है, वहीं इन्वेस्टर्स को उन्हीं पैसों के बदले फ्यूचर में कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। टेक्निकली एक लीगल लूपहोल था जिसका मकसद सेबी की जांच पड़ताल से बचना था। सहारा का आर्ग्यूमेंट था कि ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करती है, सेबी नहीं। वहीं सेबी का आर्ग्यूमेंट था कि जब आप 50 से ज्यादा लोगों से पैसे लेते हो तो वो पब्लिक इशू है और पब्लिक इशू में सेबी का जुरिस्डिक्शन है। सेबी बार बार इन दोनों कंपनीज की जानकारी मांगती रही, लेकिन हर बार सहारा ने मना कर दिया। इस बीच सहारा ने मार्केट से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी रियल एस्टेट कंपनी सहारा प्राइम सिटी का आईपीओ फाइल किया, जिसे सेबी को क्लियर करना था। लेकिन आईपीओ के 640वें पेज नंबर पर एक छोटी सी जानकारी दबी हुई थी जिसमें लिखा था सहारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज से एक डिस्प्यूट में है अपने डिपॉजिट से रिलेटेड। सेबी ने पेरेंट कंपनी सहारा की इंफॉर्मेशन मांगी
लेकिन सहारा ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद सेबी ने IPO रोक दिया। नवंबर 2010 में सेबी के होल टाइम डायरेक्टर KM अब्राहम ने 34 पन्ने का ऑर्डर जारी करते हुए सहारा को बैन कर दिया और कोई भी पब्लिक फंड रेजिंग करने से रोक दिया। हर बार की तरह सहारा ने फिर वही किया, अखबारों में फुल पेज इमोशनली स्पीकिंग एड छपवाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर पर स्टे लगवा दिया। तमल बंदोपाध्याय के मुताबिक उस दौरान अब्राहम को PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर का एक कॉल आया। नायर ने कहा, Shall I tell PM that everything will be done fairly? अब्राहम ने PM को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो लेटर लीक हो गया, जिसके बाद वो सेबी को छोड़ गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने 99 पेज का एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें सहारा की 2 कंपनी SIRECL को 4,800 करोड़ और SHICL को 32,355 करोड़ इन्वेस्टर्स को वापस करने का आदेश था, और वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ। इस आदेश के खिलाफ सहारा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जिसके बाद एक नाम का जिक्र बार बार होने लगा, कलावती। 4 जनवरी 2012 KM अब्राहम के ऑर्डर के खिलाफ सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए बताया कि उसके पास 9 प्रॉपर्टीज है, जिनकी वैल्यू 36,000 करोड़ से ज्यादा है। इस संपत्ति को बेचकर इन्वेस्टर्स को आसानी से भुगतान किया जा सकता है। जब सेबी ने लैंड रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो उन्हें गुड़गांव की 186 एकड़ जमीन की डिक्लेयर्ड वैल्यू पर शक हुआ, जिसे 1,436 करोड़ रुपए का बताया गया था। पड़ताल करने पर पता चला कि यह जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसे किसानों से 62 करोड़ रुपए में खरीदा गया, और फिर इसे सहारा की 12 रियल एस्टेट कंपनीज ने अपनी ही ग्रुप कंपनी SIRECL को 1436 करोड़ रुपए में बेच दिया। उधर सहारा के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टर की सभी जानकारी सेबी को साझा करने को कहा। सहारा ने सबूत के तौर पर CD में इन्वेस्टर्स की आधी अधूरी जानकारी डालकर सेबी को भेज दिया, जिसकी जांच करने पर पता चला कि करीब 6,000 बार अलग अलग जगहों पर कलावती नाम के एक इन्वेस्टर का जिक्र है। इसके एजेंट का नाम हरिद्वार लिखा गया है। इसी बात पर जस्टिस खेहर ने कहा, यह समझ से बाहर है कि कैसे एक भारत में रहने वाले शख्स का नाम हरिद्वार हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेबी ने रैंडमली 21,000 इन्वेस्टर को चिट्ठी लिखी तो सिर्फ 233 का ही रिस्पॉन्स आया। इन सभी गड़बड़ियों को लेकर 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 263 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों कंपनीज मिलकर 24,029 करोड़ रुपए 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के अंदर रिटर्न करे और 1 महीने के अंदर इन्वेस्टर का पूरा डेटा सेबी को भी सबमिट करे। आनन फानन में सहारा ने लखनऊ के वेयरहाउस में 500 लोगों को 3-3 शिफ्ट्स में लगाया, 20 फोटोकॉपिंग मशीन्स राउंड द क्लॉक चली, फिर 120 से ज्यादा ट्रक्स में डॉक्यूमेंट से भरे 31,000 बक्से लादकर लखनऊ से मुंबई भेज दिया गया। सेबी के अफसरों ने भी हार नहीं मानी। करीब 40-45 लोगों की टीम ने महीनों दिन रात काम किया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। कई इन्वेस्टर्स के नाम की जगह शहरों के नाम थे। आगरा, मेरठ, वाराणसी। कोर्ट में केस चल रहा था, लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। उस बीच भी सुब्रत ने डिसाइड किया कि वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल को चुना। 6 मई 2013 को सहारा के 4,500 ऑफिस से एम्प्लॉइज बसेस में भरकर लाए गए। 1,20,000 लोग सिर्फ राष्ट्रगान गाने के लिए इकट्ठा हुए। इसके पीछे अपनी कल्ट फॉलोइंग को जिंदा रखना और खुद को नेशनलिस्ट साबित करना था। उसी दौरान सुब्रत को कोर्ट से पर्सनली अपीयर होने का नोटिस गया, लेकिन सुब्रत ने रिटन एप्लीकेशन भेज दिया। माँ बहुत बीमार है, लेकिन उसी दिन सुब्रत एक ग्रैंड इवेंट में शामिल थे। मीडिया ने तस्वीरें पब्लिश कर दी और सुब्रत पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा। 4 मार्च 2014 को यूपी पुलिस की टीम लखनऊ स्थित सुब्रत के घर पहुंची। सहारा श्री कहकर पूजे जाने वाले सुब्रत रॉय के हाथों में पहली बार हथकड़ी लगी, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन ही सहारा के चेक्स बाउंस होने लगे। कंपनी के अकाउंट्स में पैसे नहीं थे। सहारा का असली फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया। लोग अपने ही पैसों को पाने के लिए दर दर भटकने लगे। तिहाड़ जेल में सुब्रत रॉय 2 साल रहे। इस बीच एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर उन्हें एक्सरसाइज करवाता था। साथ ही लाइफ मंत्रा नाम की एक किताब भी उन्होंने लिखी। जब जजेस ने पूछा पैसे कहाँ हैं, तो रॉय के पास कभी क्लियर आंसर नहीं होता। धीरे धीरे करके उनका लंदन वाला ग्रॉसवेनर हाउस बिक गया। 2007 में एयर सहारा को 1450 करोड़ में
जेट एयरवेज को बेच दिया गया और अंबे वैली अब एक घोस्ट टाउनशिप बन गया है। सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सिर्फ 2 कंपनीज SIRECL और SHICL से जुड़ी थी। यानी नियम के मुताबिक सेबी की जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं 2 कंपनीज के इन्वेस्टर्स के पैसों को लौटाने की थी। लेकिन सहारा की बाकी 50 से ज्यादा स्कीम्स में जिन करोड़ों लोगों ने पैसे लगाए वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से बाहर थे, इसलिए इन्हें पैसे वापस मिलने का कोई लीगल मैकेनिज्म आज तक नहीं है। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। उसी के साथ लमरेटा स्कूटर से शुरू हुआ लग्जरी का सफर खत्म हो गया। ये कहानी थी सहारा और सुब्रत रॉय की। आप अगले एपिसोड में किसकी कहानी जानने में दिलचस्पी रखते हैं, हमसे कमेंट में साझा करिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसमें क्या सुधार हो सकता है, आप ये सुझाव भी दे सकते हैं। मैं सोनल आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।